आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी स्थिति पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में महसूस की है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही आम अनुभव है। जरा सोचिए कि हम किसी ऐतिहासिक जगह या किसी पहाड़ी पर बने मंदिर के दर्शन करने गए हैं, हाँ। शांति की तलाश में। आध्यात्मिकता महसूस करने के लिए। सही कहा। लेकिन अचानक कोई हमारा हाथ पकड़ लेता है। एक बूढ़ी कमजोर सी औरत कुछ पैसों की मांग करने लगती है। तब हम क्या करते हैं? हम नजरें चुराते हैं और अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और यही वो बेचैनी है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ठीक इसी भागने की आदत को गहराई से समझना है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही छोटी लेकिन दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देने वाली कविता के नोट्स और स्रोत हैं। अरुण कोलटकर की प्रसिद्ध कविता एन ओल्ड वुमन। हाँ, आधुनिक भारतीय अंग्रेजी कविता के सबसे बेहतरीन और इनोवेटिव कवियों में से एक। तो आज हम इसी कविता का विश्लेषण करेंगे। और मैं कहूँगा कि ये विषय सिर्फ साहित्य या किताबों तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की सामाजिक वास्तविकता से जुड़ा है। ये कविता आकार में बहुत छोटी है, शायद कुछ ही पंक्तियों की, लेकिन अगर हम इसके अर्थ की परतें हटाना शुरू करें तो ये हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाइयों का आईना बन जाती है। मतलब हम सिर्फ एक मंदिर की सीढ़ियों पर घटी घटना को नहीं देखने वाले हैं। एकदम सही। हम मानवीय गरिमा, अत्यधिक गरीबी और करुणा जैसे बहुत गहरे विषयों में उतरने वाले हैं। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मुझे लगता है अरुण कोलटकर के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। उनका जो बैकग्राउंड है वो इस कविता को समझने के लिए बहुत अहम है। हाँ, उनकी पृष्ठभूमि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। उनका जन्म 1932 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो सिर्फ एक कमरे में बैठकर लिखने वाले कवि नहीं थे। वो पेशे से ग्राफिक डिजाइनर भी थे। हाँ, एक सफल ग्राफिक डिजाइनर, मतलब एक ऐसा इंसान जो विज्ञापनों के लिए विजुअल्स और रंगों और डिजाइन्स के साथ काम कर रहा है। वो शब्दों के साथ कैसी कारीगरी करता होगा। और सिर्फ अंग्रेजी नहीं। हाँ, अंग्रेजी और मराठी दोनों ही भाषाओं में उन्होंने समान रूप से शानदार रचनाएं की। देखिए, ये जो अपने ग्राफिक डिजाइनर वाली बात कही, मेरे हिसाब से यही उनकी कविता को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। वो कैसे? एक ग्राफिक डिजाइनर की नज़र कैसी होती है? वो फालतू की चीजों को हटाकर सीधे उस इमेज पर फोकस करता है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाले। बिल्कुल टू द पॉइंट। अरुण कोलटकर भी ठीक ऐसा ही करते हैं। हाँ। उनकी लेखन शैली में कोई भारी भरकम या सजावटी शब्द नहीं होते। मतलब कोई बहुत जटिल भाषा नहीं है। नहीं, वो रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन करते हैं। उनकी कविताओं में विजुअल इमेजरी इतनी मजबूत होती है कि आपको लगता है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। एक चलता फिरता दृश्य। हाँ, वो आधुनिक यथार्थवाद या कहें मॉडर्न रियलिज्म के कवि हैं। दुनिया जैसी है वैसी ही दिखाते हैं, एकदम खुरदुरी और बिना किसी फिल्टर के। और उनकी इस बिना फिल्टर वाली शैली का जादू था कि उनका जो सबसे मशहूर कविता संग्रह है जेजुरी, उसने प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज भी जीता था। जेजुरी, जो कि महाराष्ट्र का ही एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हाँ, हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। और कोलकाटकर ने इस पूरे शहर, वहाँ के खंडहरों, पुजारियों और वहाँ के माहौल पर एक पूरी सीरीज लिखी थी। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक स्थानीय भारतीय पृष्ठभूमि पर लिखी गई कविता को इतना बड़ा ग्लोबल सम्मान मिला। बिल्कुल। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं और सीधे उस घटना पर आते हैं जो इस कविता एन ओल्ड वुमन का केंद्र है, जो कि जेजुरी की पहाड़ियों पर घटती है। हाँ, दृश्य कुछ इस तरह से सेट किया गया है। कवि जेजुरी में एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं। और जाहिर है कि मंदिर जाने का उद्देश्य अक्सर पुण्य कमाना या दर्शन करना या शांति पाना होता है। और उनके साथ साथ चलने लगती है, 50 पैसे की मांग करती है। हाँ, और यहीं पर वो टकराव शुरू होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक तरफ वो इंसान है जो आध्यात्मिकता की खोज में पहाड़ी चढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है एक इंसान की भूख, उसकी गरीबी की बेहद कठोर और जमीनी सच्चाई। और कवि का जो शुरुआती रिएक्शन होता है वो बहुत ही वास्तविक है। मुझे लगता है हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कवि शुरुआत में बहुत झल्ला जाते हैं। हाँ, वो अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे भी करके इस बुढ़िया से पीछा छुड़ाया जाए और आगे बढ़ा जाए। ये रियलिटी वर्सेस कंफर्ट का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब हमारा सामना समाज की किसी ऐसी कठोर सच्चाई से होता है जो हमें अनकंफर्टेबल कर देती है,
तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? हम भागना चाहते हैं। हम आंखें फेर लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वो बूढ़ी औरत हार नहीं मानती। वो बहुत जिद्दी है। वो उन्हें छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। कविता में एक लाइन है जिसका भाव है कि वो एक गोखरू की तरह, मतलब एक कांटे की तरह चिपक जाती है। हाँ, वो कवि की उस आरामदेह बुलबुले को फोड़ देती है। हम भागना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आसपास की उस कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए हमें मजबूर कर देती है। और वो एक सवाल भी पूछती है। वो कहती है कि इन बंजर और खुरदरी पहाड़ियों पर एक बूढ़ी औरत और कर भी कह सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ना, पैसों के लिए पीछे पड़ जाना, इसके पीछे कोलट कर हमें क्या समझाना चाहते हैं? अगर हम इसके मुख्य विषयों को डिकोड करें तो यहाँ सबसे पहली और स्पष्ट चीज है गरीबी। लेकिन ये सिर्फ गरीबी का जिक्र नहीं है, ये गरीबी के उस चरम स्तर का चित्रण है जहां जहां एक इंसान के पास जीवित रहने के लिए अपनी गरिमा को ताक पर रखकर भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और वो जो सवाल पूछती है कि यहाँ कोई और कर भी क्या सकता है? हाँ, वो दरअसल समाज की उस कठोर आर्थिक सच्चाई पर एक तमाचा है जिसने उसे इस स्थिति में धकेल दिया है। लेकिन मुझे स्रोतों में एक और बात बहुत गहरी लगी, वो है मानवीय गरिमा। ह्यूमन डिग्निटी। बिल्कुल। हाँ, भले ही वो एक भिखारी है, फटेहाल है, लेकिन वो लाचार नहीं दिखती। वो एक गजब का दृढ़ संकल्प दिखाती है। वो कवि की बांह पकड़ लेती है। वो समाज द्वारा अनदेखा किए जाने से साफ इनकार कर देती है। वो सिर्फ दया की भीख नहीं मांग रही है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है कि मैं यहाँ हूँ, तो मुझे नजरअंदाज करके अपने पवित्र मंदिर तक नहीं जा सकते। और इसी गरिमा के टकराव से तीसरा विषय उभर कर आता है, जो है करुणा। हम अक्सर असुविधाजनक चीजों से आंखें चुरा लेते हैं, लेकिन ये कविता दिखाती है कि करुणा का मतलब सिर्फ पैसे दे देना नहीं है। तो फिर क्या है? करुणा का असली मतलब है किसी के दर्द को देखने का साहस करना, रुकना और उस इंसान को एक इंसान के रूप में स्वीकार करना। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कोलिटकर ने इस पूरी घटना को शब्दों में कैसे पिरोया है। वही उनके ग्राफिक डिजाइनर वाले पहलू की बात। हाँ, इस कविता की जो इमेजरी है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल। कवि जब आखिरकार उस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए, उसे मना करने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है, तो वो उसकी आंखों में देखता है। और हमारे नोट्स बताते हैं कि कोलिटकर ने उसकी आंखों को बुलेट होल्स यानी बंदूक की गोलियों के छेद कहा है। मतलब आंखें नहीं, बुलेट होल्स। ये इस कविता का सबसे शक्तिशाली और परेशान करने वाला विजुअल है। बुलेट होल्स क्यों? क्योंकि एक थकी हुई बूढ़ी आंख और एक बुलेट होल में क्या समानता है? दोनों ही खोखले हैं, दोनों ही किसी गहरी चोट या ट्रॉमा का परिणाम है। वो औरत सिर्फ बूढ़ी नहीं है, उसकी जिंदगी एक युद्ध के मैदान जैसी रही है जहां गरीबी और भुखमरी ने उसे गोलियों की तरह छलनी कर दिया है। उसका पूरा अस्तित्व ही उस गहरी चोट का गवाह है। ये बहुत ही डार्क और पावरफुल है, और इसके बाद का जो विजुअल है वो तो पूरी तरह से सररियल हो जाता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जब कवि उन बुलेट होल्स जैसी आंखों में देखता है तो उसे लगता है जैसे उस बूढ़ी औरत की आंखों के आसपास की जो झुर्रियां हैं, जो दरारें हैं, वो फैलने लगती हैं। वे दरारें उसकी त्वचा से निकलकर आगे बढ़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे दरारें आंखों से शुरू होकर चेहरे पर फैलती हैं और फिर वो चेहरे से बाहर निकलकर उन पहाड़ियों में फैलने लगती हैं। खुरदरे पत्थर, मंदिर और यहाँ तक कि पूरा आसमान भी चटकने लगता है, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। एक मिनट, आसमान और पहाड़ियों में दरारें, इसका क्या मतलब है? क्या वहां सच में भूकंप आ गया था? नहीं, ये एक बहुत ही गहरा मेटाफर है। जब कवि उस भयानक गरीबी और उस औरत की सच्चाई का सामना करता है तो दरारें दुनिया में नहीं आ रही हैं। अच्छा, तो फिर कहाँ आ रही हैं? दरारें उस कवि के अपने भ्रम में आ रही हैं। उसका जो वो सुरक्षित और आरामदायक नजरिया था वो टूट रहा है। मतलब वो जो सोच कर आया था कि वो बस मंदिर जाएगा, शांति पाएगा और लौट जाएगा। हाँ, वो पूरी दुनिया, वो पूरा आसमान उसके ऊपर टूट कर गिर रहा है। उस एक पल में उस बूढ़ी औरत की सच्चाई इतनी बड़ी हो जाती है कि कवि का अपना अस्तित्व और उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। बिल्कुल। ओफ, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब उस बुढ़िया की सच्चाई ने कवि के पूरे विश्व दृष्टिकोण को ही तोड़कर रख दिया। और इसी के साथ हम उस आहा मोमेंट पर पहुंचते हैं। हाँ, जो कविता का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। जब ये सब टूट रहा होता है, जब आसमान गिर रहा होता है, तो अंत में क्या होता है?
नोट्स बताते हैं कि कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि को एहसास होता है कि वो उस बूढ़ी औरत के सामने खड़ा है और वो खुद को सो मच स्मॉल चेंज यानी कुछ चिल्लर या रेजगारी के बराबर महसूस करता है। ये इस कविता की सबसे बड़ी जीत है। पावर डायनामिक्स को देखिए। शुरुआत कैसे हुई थी? एक भिखारी औरत 50 पैसे यानी कुछ चिल्लर मांग रही थी और कवि खुद को श्रेष्ठ समझ रहा था, जो उसे कुछ पैसे देकर या उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकता था। लेकिन अंत में क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत एक अचल पहाड़ की तरह मजबूत खड़ी है। और ये पढ़ा लिखा आधुनिक कवि खुद को उस 50 पैसे के चिल्लर जितना छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा है। क्या बात है! मतलब जो भीख मांग रही थी वो विशाल हो गई और जो पैसे दे सकता था वो खुद चिल्लड़ बन गया। बिल्कुल। उसे ये बोध हो जाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में और मानवीय संघर्ष की इस कड़वी सच्चाई के सामने उसका अपना अहंकार और उसका अपना वजूद कितना तुच्छ है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ जयजुरी के एक मंदिर की घटना नहीं है? 100%। स्रोत भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आलोचक इसे सामाजिक असमानता पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी मानते हैं। वो बूढ़ी औरत केवल एक व्यक्ति नहीं है। नहीं, वो हमारे समाज के उन सभी हाशिए पर पड़े लोगों का प्रतीक है जिन्हें विकास की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया गया है, जिन्हें हम अक्सर अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर अनदेखा कर देते हैं। कोड कर हमें दिखा रहे हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं या कितने भी ऊंचे मंदिर में चले जाएं, अगर हम अपने आसपास के इंसानों की पीड़ा को नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो सारी आध्यात्मिकता खोखली है। ज्ञान और धर्म तभी मूल्यवान हैं जब वे आपको करुणा और सहानुभूति सिखाएं। ये एक बहुत ही अहम सबक है। एक ग्राफिक डिजाइनर की नज़र ने एक रोजमर्रा के दृश्य को लिया और उसे एक ऐसे दर्पण में बदल दिया जिसमें हम समाज की और खुद अपनी सबसे कड़वी सच्चाइयों को देख सकते हैं। शुरुआत में जो झल्लाहट थी वो अंत तक आते आते एक बहुत गहरी समझ और विनम्रता में बदल जाती है। और यही सच्ची कला की पहचान है। वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है और सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सभी इस एक विचार पर जरूर गौर करें। हमारे आज के इस चर्चा से ये साफ है कि वो बूढ़ी औरत हाशिए पर पड़े लोगों का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है और वो कवि को सच्चाई देखने पर पूरी तरह से मजबूर कर देती है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई सफलता की अपनी अपनी पहाड़ी चढ़ने में लगा है, अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में है, क्या हम भी समाज की कड़वी सच्चाइयों और उन लोगों की तरफ देखने से बचते रहते हैं जो पीछे छूट गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम भी तब तक अपनी आंखें बंद रखते हैं जब तक कि कोई चीज या कोई परिस्थिति हमारी बांह पकड़कर हमें रुकने के लिए मजबूर ना कर दे? क्या सच्चाई का सामना करने के लिए हमेशा किसी झटके की या दुनिया के दरकने की आवश्यकता होती है? या क्या हम बिना किसी मजबूरी के भी अपनी आंखें और अपना दिल खुला रख सकते हैं? सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस विचार को अपने साथ रखिए और सोचिएगा जरूर।